अमात्य की योजना आंशिक रूप से ही सफल सिद्ध हो सकी थी। वो दस्युओं तक तो पहुंच गया था, किंतु उन्हें जीवित नहीं पकड़ सका था। शंभुनाथ के सैनिकों से संघर्ष करते हुए वे सभी दस्यु मारे गए थे। मात्र एक दस्यु जीवित बचा था, जो वहां से भाग निकलने में सफल रहा था। अमात्य की एकमात्र आशा अब यही थी कि शंभुनाथ के सैनिक उसे जीवित पकड़ सके, किंतु उसकी ये आशा भी तब निराशा में बदल गई जब राजमहल लौटते समय अचानक उसकी भेंट आचार्य से हुई और उन्होंने बताया कि वो दस्यु शायद ही अब सैनिकों के हाथ लगे। आचार्य इस समय रुद्र पहाड़ी की ओर से लौट रहे थे। श्रमण विधिक से भेंट करने के बाद वे आश्वस्त थे, किंतु उनकी अनुपस्थिति में नगर में और राजमहल में ये जो घटनाएं घटी थीं, उसे अमात्य से सुनकर आचार्य मन ही मन चिंतित हो उठे थे। आखिर वो कौन हो सकता है जो नंदिनी का वध करना चाहता है? यही विचार करते हुए आचार्य अपने वन प्रदेश की ओर चले गए थे, जबकि अमात्य राजमहल के लिए प्रस्थान कर गया था। कुछ ही देर में सैन्य दलों के साथ 3 रथों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। अवंती महाराज और महारानी का रथ सबसे आगे था। उसके पीछे वाले रथ में शशांक और प्रियंवदा सवार थे और सबसे अंत में 8 अश्व वाला चंद्रगुप्त और नंदिनी का रथ था। अश्वारोही सैनिकों के दल इन्हें चारों ओर से अपने सुरक्षा घेरे में लिए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अवंती महाराज बहुत देर से अधीर हो रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने रथ के साथ साथ चल रहे सेना नायक से पूछा, नायक, आखिर बात क्या है? हमें नगर से यहाँ तक आने में इतना विलंब हो गया और अब इस मार्ग पर भी रथ को इतनी धीमी गति से चलाया जा रहा है। ऐसे तो अवंती पहुंचने से पहले ही दिन ढल जाएगा और अंधेरे में इस दुर्गम मार्ग को पार करना बहुत कठिन होगा। किंतु नायक ने सहज भाव से उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहिए महाराज, बस थोड़ी देर की बात और है। पहाड़ियों के निकट पहुंचते ही हम गति बढ़ा देंगे। सम्राट का ऐसा ही आदेश है, अतः हम उसका पालन कर रहे हैं। अवंती महाराज अब कुछ नहीं कह सके, किंतु उन्हें आभास हो गया था कि निश्चित ही उन दस्युओं के कारण ही ये सावधानी बरती जा रही है। लेकिन अवंती महारानी सहसा चिंतित हो उठी थी। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज, कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। आप जानते हैं ना कि अभी भी हमारे कुछ शत्रु हमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढते रहते हैं। अवंती महाराज हंसते हुए बोले, आप ये भय अपने मन से निकाल दीजिए महारानी जी, क्योंकि इस समय मगध जैसे परम शक्तिशाली साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त हमारे साथ चल रहे हैं, जिनके नाम से ही शत्रुओं में भय कंपन मचने लगता है। लेकिन जो आशंका अवंती महारानी को सता रही थी, वैसा ही एक अंदेशा रह रहकर नंदिनी के मन में भी उठ रहा था। उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा, किंतु चंद्रगुप्त पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था। नंदिनी ने उससे पूछा, अर्थात अमात्य की योजना सफल रही? चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही आशा कर रहा हूं नंदिनी, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां पर वे दस्यु हम पर आक्रमण करने वाले थे। किंतु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता यह स्पष्ट ही है कि अमात्य और शंभुनाथ जी उन दस्युओं को पकड़ने में सफल रहे। नंदिनी ने एक दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हुआ हो चंद्र। चंद्रगुप्त ने अब उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम ऐसे चिंतित क्यों हो रही हो नंदिनी? मैं जानता हूं कि उस विषकन्या वाली घटना के बाद तुम बहुत आशंकित रहने लगी हो, किंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी के होठों पर एक स्मित मुस्कान उभर आई। उसने कहा, तुम्हारे रहते चिंतित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता चंद्र, किंतु मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मानो नियति ने एक बार फिर से हमारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया है। ये कहते कहते वो सहसा रुक गई। फिर उसने थोड़े धीमे स्वर में कहा,
कल रात मैंने एक दुह स्वप्न देखा था और ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ मेरे साथ। यद्यपि उस स्वप्न को भूलने की बहुत चेष्टा की मैंने, किंतु रह रह कर वो मेरे मन मस्तिष्क में कौंध उठता है और इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आशंकित हो उठती हूं। चंद्रगुप्त अब सहसा गंभीर हो गया। फिर उसने पूछा, क्या देखा तुमने स्वप्न में? नंदिनी ने एक क्षण मौन रहने के बाद कहा, मैंने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था। मैं वहां अकेली थी। मैंने तुम्हें पुकारना चाहा, किंतु मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। मेरे कंठ से कोई स्वर फूट ही नहीं रहा था। फिर सहसा मुझे एक शिशु का रुदन सुनाई दिया। ऐसा लगा मानो वो बहुत पीड़ा में है और फिर उसी पीड़ा का आभास मुझे भी होने लगा। ओह चंद्र, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो कितनी गहन पीड़ा थी। मैं उसे सहन नहीं कर सकी और बुरी तरह से छटपटाने लगी। बार बार मैं तुम्हें पुकारने का प्रयास करने लगी, किंतु मेरा कंठ अवरुद्ध हो चुका था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शूल सा मुझे चुभ रहा है और मेरे भीतर बहुत गहरे तक धंसता जा रहा है और मेरे प्राण छूटने वाले हैं। और निरंतर उस शिशु का रुदन मुझे बहुत व्याकुल कर रहा था। ये कहते कहते नंदिनी सहसा इतनी व्यथित हो गई कि इसके आगे और कुछ नहीं कह सकी। फिर उसने अपना सर चंद्रगुप्त के कंधे से टिका दिया था। चंद्रगुप्त अब उसे आश्वस्त करते हुए कहने लगा, यह मात्र एक स्वप्न है नंदिनी, और मैं तो पता नहीं ऐसे कितने ही दुह स्वप्न देखता हूं। जब भी रणभूमि से शत्रु का अंत करके लौटता हूं तो कई रातों तक मैं ठीक तरह से सो नहीं पाता। रणभूमि में प्राण गंवाने वाले प्रत्येक सैनिक का चीत्कार जैसे मुझे अपनी आत्मा का चीत्कार प्रतीत होता है। रक्त रंजित रणभूमि मुझे स्वप्न में और भी भयावह लगती है, किंतु ये सब स्वाभाविक है। हमें इन सपनों पर अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए नंदिनी। और यदि तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि नियति एक बार पुनः हमारे मार्ग में कोई व्यवधान डालना चाहती है, तो भी इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है नंदिनी, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि नियति ने अनेक अनेक बाधाओं के बाद भी हमें कभी अलग नहीं होने दिया। और बल्कि मुझे तो यह लगता है कि नियति हमारे समक्ष व्यवधान उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वो हमारे प्रेम की परीक्षा लेती है। और तुम देखना नंदिनी, हर बार की तरह इस बार भी हम इस परीक्षा में सफल होंगे। चंद्रगुप्त के इस आश्वासन पर नंदिनी के मन का संताप थोड़ा कम हुआ। उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं सम्राट। विध्वंस कभी भी प्रेम से अधिक शक्तिशाली नहीं होता, और आप अपनी साम्राज्ञी से इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं कि उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। चंद्रगुप्त भी अब मुस्कुरा उठा था। कुछ ही देर में उन्होंने इस दुर्गम मार्ग को पार कर लिया और अब न केवल सारथियों ने रथों की गति को बढ़ा दिया था, बल्कि उनके साथ चल रहे सैनिकों ने भी अपने अश्वों को अवंती की दिशा में दौड़ा दिया। दिन ढलने के साथ ही वे अवंती की सीमा में प्रवेश कर गए। मगध के सैनिक अब यहीं से वापस लौट गए और तीनों रथ अवंती महाराज के राजमहल की दिशा में आगे बढ़ गए। उधर मगध के राजमहल में अमात्य राक्षस इस समय मंत्री केशव के साथ गहन चर्चा में व्यस्त था। जब उसने मंत्री केशव को यह बताया कि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उन दस्युओं की सहायता कर रहा है, तो मंत्री केशव स्तब्ध रह गया था। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अमात्य? हमारे सभी मंत्री और सभासद मेरे विश्वसनीय हैं। हाँ, यह अवश्य है कि उस शिक्षाचार्य विग्रह गिरी के प्रकरण में
कुछ कुलीन वर्ग के मंत्रियों ने राज्यसभा का बहिष्कार कर दिया था, किंतु वे इतने विश्वासघाती कभी नहीं हो सकते। लेकिन अमात्य उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, क्षमा करना मंत्री केशव, किंतु मैं कभी किसी पर यूं आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। और फिर इतने दिन चाणक्य के सानिध्य में रहकर मैंने ये सीखा है कि निष्ठा और विश्वासघात में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। चाणक्य कहता है कि ये दोनों ही स्थायी नहीं है, ना तो निष्ठा और ना ही विश्वासघात। यह समय, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य की निजी लालसा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इसलिए मैं समय समय पर मंत्रिमंडल में परिवर्तन करने के पक्ष में हूं, क्योंकि समय के साथ साथ निष्ठा को विश्वासघात में बदलते देर नहीं लगती। मंत्री केशव अब निरुत्तर हो गया। फिर उसने पराजित भाव से कहा, तो फिर अब तुम ही कहो अमात्य कि तुम्हें किस पर संदेह है। लेकिन अमात्य ने उससे पूछा, इस विषय में मैं पहले तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो बस अभी अभी महामंत्री का पद ग्रहण किया है, किंतु तुम अपने मंत्रियों और सभासदों से बहुत पहले से ही परिचित हो, उनकी प्रवृत्तियों को भी भली भांति जानते हो। मंत्री केशव ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, मुझे तो यही लगता है अमात्य कि ये वही मंत्रीगण हैं जिन्होंने विग्रहगिरी के पक्ष में राज्यसभा का बहिष्कार कर दिया था और जिन्हें हमने फिर दोबारा मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया। लेकिन अमात्य इससे अपनी असहमति प्रकट करते हुए बोला, नहीं मंत्री केशव, वे मंत्री तो उस विग्रहगिरी वाले प्रकरण के बाद फिर राजमहल में आए ही नहीं, बल्कि दस्युओं की यह समस्या तो उस प्रकरण से पहले ही उत्पन्न हो गई थी। अतः ये कोई ऐसा विश्वासघाती मंत्री है जो राजमहल में उपस्थित रहता है और हमारे क्रियाकलापों पर दृष्टि रखता है। और जानते हो, ये दस्यु अभी तक हमारे सैनिकों के हाथ क्यों नहीं लगे थे? क्योंकि ये उत्पात मचाकर नगर से भागने के स्थान पर यहीं कहीं छुप जाया करते थे। अर्थात इसी नगर में कोई तो ऐसा स्थान है जहां इन्हें शरण दी गई थी। अब हमें इन सब का पता लगाना होगा मंत्री केशव, अन्यथा एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। मंत्री केशव अब असमंजस में पड़ गया था। उसने कहा, किंतु अमात्य, राजमहल में तो बहुत से मंत्री उपस्थित रहते हैं। सम्राट के निजी कक्ष के बाहर जो भी क्रियाकलाप यहाँ होते हैं, उनकी जानकारी तो सबको रहती है। इसमें मंत्रीगण ही नहीं, बल्कि महल के प्रहरी, प्रतिहारी और सेवक सेविकाएं तक भी सम्मिलित हैं। और फिर हम उन मंत्रियों की जांच कैसे करेंगे? यदि हमने उनसे पूछताछ की तो कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वे सब कड़ी आपत्ति उठाएंगे कि हम उनकी निष्ठा पर संदेह कर रहे हैं। इसका पता तो अब केवल गुप्तचरी द्वारा ही संभव है अमात्य। उसकी बात को काटते हुए अमात्य ने कहा, हाँ मंत्री केशव, ये तो मैं भी जानता हूं, किंतु इसमें समय लगेगा। जबकि सम्राट के अवंती से वापस लौटने से पहले पहले हमें इस षड्यंत्र को कुचल डालना होगा, ताकि नंदिनी की सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो सके। अतः अब भले ही मुझे एक एक मंत्री को प्रताड़ित ही क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। मेरे रहते नंदिनी पर आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। ये कहते कहते अमात्य राक्षस का चेहरा कठोर होने लगा था, जबकि मंत्री केशव की दुविधा अब ये सोचकर और भी बढ़ गई थी कि यदि सचमुच ही अमात्य ने ऐसा किया तो मगध के मंत्रिमंडल को भंग होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सभी सदस्य विद्रोह कर देंगे और शासन व्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। उसने अमात्य को समझाते हुए कहा, अमात्य, तुम इस समय थोड़े निजी हो रहे हो, अतः अपने इस आक्रोश को शांत करो और कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे हम उस विश्वासघाती का पता लगा सके, क्योंकि एक विश्वासघाती के कारण
सभी निष्ठावान मंत्रियों को खो देना मूर्खता होगी, और यह तुम भी भली भांति जानते हो। मंत्री केशव अभी अपना कथन पूरा करता कि सहसा वहां गुप्तचर मार्तंड ने प्रवेश किया। उसे देखते ही अमात्य एकाएक उत्साहित हो उठा, और यह उत्साह मार्तंड के चेहरे पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अमात्य, मैंने पता लगा लिया है कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। तो आखिर कौन है वो जो नंदिनी को मारने का ये षड्यंत्र रच रहा है? और क्या नंदिनी ने जो स्वप्न देखा था उसमें कोई सच्चाई है, या सचमुच ही चंद्रगुप्त और नंदिनी की नियति एक बार पुनः उनकी परीक्षा ले रही है? और श्रवण विदिक तथा आचार्य की भेंट का क्या परिणाम सामने आएगा, जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य।